Raoult's law for the second type of solution, in which let two components, A is volatile liquid, जिसका solvent है वो volatile liquid है, and B is non-volatile solute. कोई solid हो सकता है, sugar है, salt है, any solid which is non-volatile, जो vapor produce नहीं कर सकता है. तो ऐसे solutions का हम लोग अभी vapor pressure निकालेंगे, उसको derive करेंगे. Okay, first of all we have to know that when a non-volatile solute is added to a volatile liquid, जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल लिक्विड में डालते हैं, उस पर ऐड करते हैं, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गेट लोवर्ड. उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो घट जाता है, डिक्रीज्ड हो जाता है. इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमने क्या कहा, जैसे आप मान लो आपने कंटेनर में एक प्योर वोलेटाइल लिक्विड रखा है, बी है, मान लीजिए ये आपका लिक्विड है बी, इसको हमने कवर करके रखा है, जैसे ये सरफेस इसका जो है वो मान लो कवर्ड है. अब क्या है कि अगर इसमें प्योर लिक्विड अगर आपको BA प्रेजेंट है विच इज वोलेटाइल, ये प्योर वोलेटाइल लिक्विड इसमें आपको प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है. अब क्या है कि जो सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन प्रोड्यूस वेपर. आपने भी पढ़ा है ना कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके फ्री स्टेट में ऊपर आते हैं, जिसको आप वेपर्स कहते हो. तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है, सारे जो सरफेस एरिया है वो वोलेटाइल लिक्विड के मॉलिक्यूल से कवर्ड है. सो नंबर ऑफ वेपर्स जो प्रोड्यूस्ड होगा वो अभी ज्यादा होगा या एक सर्टेन अमाउंट होगा. अब इसके सेकंड केस को समझते हैं कि मान लीजिए हमने इसी सॉल्वेंट में, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में मान लीजिए हमने कुछ B ऐड कर दिया, B जो कि आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने इसी में ऐड किया. जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो सम फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस, उस सरफेस के कुछ फ्रैक्शंस जो है उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के द्वारा कवर्ड हो जाते हैं, उसको कवर करते हैं. जैसे इसमें मान लो कि ये जो है हमने इंडिकेट किया है, ये B को इंडिकेट कर रहा है और ये पोर्शन A को इंडिकेट कर रहा है. तो पहले के केस में आपने देखा कि सारा सरफेस जो है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट से, लिक्विड से कवर्ड था, तो मोर वेपर्स प्रोड्यूस्ड होंगे. जैसे ही हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, ए फ्रैक्शन ऑफ सरफेस का कुछ फ्रैक्शन उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल से कवर्ड हो जाएगा, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे. तो सरफेस पर अब वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स का रेशियो जो है, नंबर जो है पहले के कॉम्पैरेटिवली घट जाएगा. सो नंबर ऑफ वेपर्स भी अब कम प्रोड्यूस्ड होंगे एंड सो वी मे से द वेपर प्रेशर गेट डिक्रीज्ड, लोअर. सो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है इसको कि what happens when a non-volatile solute is added to a solvent. So you can answer it कि when a non-volatile solute is added to a solvent, then the vapor pressure of the solution get lowered. यानी टोटल वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूशन का वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा. ओके, तो इसको हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया. अब हम लोग इसको समझ सकते हैं, राउल्ट्स लॉ को हम लोग डिराइव करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस के लिए. तो इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट्स लॉ में कहा गया कि the pressure depends, the vapor pressure depends only upon the पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि आप देख रहे हो कि A जो है, जो आपका सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो उस पर आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा. तो टोटल वेपर प्रेशर जो है वो ओनली डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A, जो आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है उस पर डिपेंड करेगा. तो इसको हम लोग एक स्टेटमेंट के जरिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राउल्ट्स लॉ के स्टेटमेंट को. The Raoult's law can be written as vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of volatile solvent. जब इस जस्ट हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसमें दोनों कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा था. वेरी सिंपल है क्योंकि दोनों उसमें वोलेटाइल था. इसमें हमारा एक कंपोनेंट जो है जो कि नॉन वोलेटाइल है, सो हमारा वेपर प्रेशर जो है वो ओनली डिपेंड करेगा वोलेटाइल कंपोनेंट पे. दैट मीन्स हमारा सॉल्वेंट इसमें वोलेटाइल है, जस्ट उसके मोल फ्रैक्शन पर वो डिपेंड करेगा. तो दिस इज द राउल्ट्स लॉ.
अगर आपसे क्वेश्चंस पे क्लियर देखिएगा, अगर आपसे रॉल्स लॉ पूछा जाए ऐसे सॉल्यूशंस का जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो और एक वोलेटाइल लिक्विड, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि गिव द रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, तो इसके जस्ट पहले जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा और जो फॉर्मूला आप मैथमेटिकली पढ़ा उसको आप वहां पर रिटर्न करोगे, वहां लिखोगे इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली कि टोटल वेपर प्रेशर इज जस्ट इक्वल टू वेपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और आप इसको लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। ओके, यानी हमारा यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज जस्ट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, इसके ये बराबर होगा। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, बहुत आसान सी बात है क्योंकि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर प्रेशर ऑफ बी जो है वो 0 होगा बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल। सो पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली, इस पॉइंट को हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, उसको देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस तरफ, जैसे देखिए यहाँ पे हमने मान लो इस प्लॉट को इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। इस साइड हमने मान लीजिए रखा है वेपर प्रेशर को और इस साइड हमने रिप्रेजेंट किया इस एक्सिस को मोल फ्रैक्शन के रूप में हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो आप देखोगे कि अगर जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी जो है वो इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी उतना ही अधिक होगा। ओके, अब इस रॉल्स लॉ के फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इस चीज को, अभी जो हमने स्टेटमेंट बताया कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर में एक लोअरिंग होती है, देयर इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस चीज को हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे। ओके, हियर वी आर, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड देयर इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर लोअर्ड हो जाता है, जैसा भी मैंने बताया। इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। अभी वी हैव, हम लोग के पास अभी रॉल्स लॉ से अभी हमने जस्ट पढ़ा है, वी हैव पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए। ओके, जहां पर आपका जो बी है वो आपको क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मान लीजिए कि बी यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और A जो है वो आपका सॉल्वेंट है। A इज इक्वल टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, A को हमने यहाँ पर वोलेटाइल सॉल्वेंट रखा है। ओके, अब यहाँ देखिए काई A है, V है, हम लोग जानते हैं ना कि काई A प्लस काई B जो होता है वो 1 के इक्वल है। सो काई A कैन बी रिटन एज 1 माइनस काई B। ओके, सो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस काई B। Okay, here PS is equal to P naught A minus P naught A into chi B. Chi B is mole fraction of B, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा हम रीअरेंज करें तो आप देखिए क्या आ रहा है कि P नॉट A माइनस PS इज इक्वल टू P नॉट A into chi B। आप देख सकते हो यहाँ पर काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, आप भी जानते हो। और यहाँ देखिए पी नॉट ए क्या है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए एंड पीएस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हो कि ये जो है दोनों का जो डिफरेंस हम निकाले वो एक पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स कि देयर मस्ट बी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लोअर्ड हुआ है, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है, उससे डिक्रीज्ड है। तो इसके हेल्प से हम लोग इस चीज को, इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यस देयर इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। दैट मीन्स कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अमाउंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में उतनी ही ज्यादा लोअरिंग होगी। ये टर्म जो है, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हो रही है उसको हम डिफरेंस को इस टर्म से हम लोग निकाल सकते हैं। सो here we can explain, we can prove that the lowering in vapor pressure directly depends upon the mole fraction of the non-volatile solute. जितना ज़्यादा amount lowering in vapor pressure उतना ही अधिक होगा। Okay? Now
In our next class, we will study about ideal and non-ideal solution. Is it related to this Raoult's law? इसी Raoult's law से related होगा हमारा next topic, that is ideal and non-ideal solutions, जिसमें हम लोग फिर दो तरह के non-ideal solutions के बारे में पढ़ेंगे, positive और negative deviations show करने वाले solutions के बारे में. Okay?